हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन स्टडी। तो आज हम देखेंगे 2018 यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग मनी बिल। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन था रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ए bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। ए मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मनी बिल बेसिकली होता क्या है, किस आर्टिकल में ये आता है। उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टे डाउन कर दिया है by saying that it is unconstitutional, arbitrary and it violates Article 14। तो बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो लाया गया था वो 2017 में लाया गया था और इसको एज अ मनी बिल की फॉर्म में लाया गया था। कई बार क्या होता है, जो डिबेटेबल बिल्स होते हैं या कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स होते हैं जिस पर डिबेट हो सकती है, जिस पर बहस हो सकती है, जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, तो समटाइम्स जो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसको एज अ मनी बिल, एज अ फाइनेंशियल बिल की फॉर्म में पार्लियामेंट में लाए ताकि वो आसानी से पार्लियामेंट से पास हो जाए। तो ये भी एक डिबेट चल रही है। तो आइए देखते हैं मनी बिल बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी बिल। तो मनी बिल बेसिकली आर्टिकल 110 में आता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसको हम मनी बिल बोल सकते हैं और जो कि आर्टिकल 110 में आता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है और जो पहला प्रोविजन है वो ये है कि द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है। अगला जो प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है कि बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा प्रोविजन है कि कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विदड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। ठीक है। अगला प्रोविजन है द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रोविजन है डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगला प्रोविजन है द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और द स्टेट। ठीक है। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। तो बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं ये 110 में आते हैं जो कि ये प्रूव करता है कि ये मनी बिल है। तो जिसमें भी प्रोविजंस होंगे 1 से लेकर 7 तक, तो वो सभी के सभी मनी बिल कंसिडर किए जाएंगे। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि मनी बिल में क्या नहीं आता है। तो पहला कि द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज, तो ये मनी बिल में कंसिडर नहीं होगा। डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर द लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड, ये भी नहीं होगा। द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, इससे हम आप देखेंगे पहले प्रोविजन में भी है लेकिन यहाँ पर बाय लोकल अथॉरिटी है, तो ये भी मनी बिल में कंसिडर नहीं होगा। तो इसमें तो ध्यान देना है, इसमें ध्यान से ये जो 7 प्रोविजंस हैं इन्हें ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। ठीक है। एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है ताकि कभी क्वेश्चंस पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो। और कौन कौन से प्रोविजंस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे ये भी ध्यान से देखना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था देखिए दोबारा से
आपको ये सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जो एक थर्ड स्टेटमेंट है, ए मनी बिल इज कंसिडर्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यूपीएससी ने स्वैपिंग कर दी है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोविजन है, वो है द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये इसकी जगह पर यूपीएससी ने क्या कर दिया, यहाँ पर कंटिजेंसी कर दिया। तो जिससे जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमने अभी क्या देखा कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो ये हमें स्टेटमेंट तो ध्यान देनी ही है, ध्यान रखना ही है। लेकिन साथ में अब ये भी ध्यान देना है कि इसके प्रोविजंस क्या हैं, मनी बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये दूसरे जो नॉर्मल बिल्स होते हैं उनसे कैसे अलग है, डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस, जो नॉर्मल बिल्स हैं और जो मनी बिल है उनमें डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जब भी किसी बिल को पास करवाया जाता है तो उसका तरीका क्या होता है। तो उसका बेसिक तरीका है कि कोई बिल सपोज करते हैं कि लोकसभा में लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में, और जब वहाँ भी पास हो जाता है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है कि जो ऑर्डनरी बिल्स होते हैं वो हम लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी सभा में, किसी भी हाउसेज में, लोकसभा हाउस हो चाहे वो राज्यसभा हाउस हो, जो सिंपल बिल होते हैं, ऑर्डनरी बिल्स होते हैं, नॉर्मल बिल्स होते हैं, वो दोनों में से कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस ये है मनी बिल का, कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा दोनों में कहीं भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है। जो अगला डिफरेंस है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो या तो मिनिस्टर या तो कोई भी एमपी उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है। वो कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा, गवर्नमेंट मिनिस्टर होंगे जो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल्स में क्या है, उसमें ये है कि वो कोई मिनिस्टर हो सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर यानी कि एमपी हो सकता है जो कि उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है, वो कोई मिनिस्टर ही करेगा, कोई प्राइवेट मेंबर या कोई एमपी नहीं करेगा। अगला है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके एसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके रिकमेंडेशन के बाद ही ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अगला डिफरेंस है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं आफ्टर पासिंग फ्रॉम लोकसभा, ये जब राज्यसभा में आता है तो इसको अमेंड भी कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं राज्यसभा में। बट मनी बिल में ऐसा नहीं है। मनी बिल में न तो राज्यसभा उसको अमेंड कर सकती है, न ही उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो रिकमेंडेशंस भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है इन केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों के जो पावर्स हैं वो सेम है। वो राज्यसभा उसको अमेंड भी कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और अपने रिकमेंडेशंस भी दे सकती है। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है, ना ही उसको वो अमेंड कर सकती है, ना ही उसको वो रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, बट लोकसभा उसके लिए फोर्सेबल नहीं है, उसके लिए बाइंड नहीं है कि वो उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि लोकसभा के बाद जब वो बिल, नॉर्मल बिल जो आता है राज्यसभा में, तो उसको राज्यसभा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए अपने पास रख सकती है, उसको डिटेन कर सकती है। और जो ये टाइमिंग है इन केस ऑफ मनी बिल, ये है 14 डेज का है। ठीक है, अगला है, हाँ इसमें भी ध्यान देना है कि 6 मंथ के बाद या तो वो उसको अमेंड करके दे दे या तो उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन इसमें क्या है, मनी बिल में ये है कि 14 डेज के बाद यदि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया राज्यसभा का तो लोकसभा आगे प्रोसीड कर लेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए स्पीकर के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डिनरी बिल है।
लेकिन मनी बिल के केस में जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको ये सर्टिफाई करना होता है ये मनी बिल है, और ये रिक्वायरमेंट भी है मनी बिल के केस में, जबकि नॉर्मल बिल्स में, ऑर्डिनरी बिल्स में ऐसा नहीं है। अगला जो पॉइंट है, जब ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उसको सेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट उसको हाँ भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अपना एसेंट दे भी सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और इन केस ऑफ डेडलॉक कि भाई पास नहीं हो पा रहा है, दोनों में डिसएग्रीमेंट है, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न दिया गया है ऑर्डिनरी बिल्स के केस में, जहाँ पर दोनों हाउसेस साथ में बैठते हैं और मिल करके उसको पास करने की कोशिश करते हैं। जबकि मनी बिल में ऐसा नहीं है। मनी बिल में कोई डिसएग्रीमेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पावर्स इसमें लोकसभा को दी गई है। राज्यसभा ना तो उसको अमेंड कर सकती है, ना रिजेक्ट कर सकती है, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट की बात ही नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर जो है वो लोकसभा के पास है। जो 8 पॉइंट है, अगला पॉइंट है, उसमें ये है कि यदि ऑर्डिनरी बिल पास नहीं हो पाता है पार्लियामेंट से, तो एक तरीके से गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। हाँ, सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, और मेजॉरिटी नहीं है तो फिर उसको रिज़ाइन देना ही पड़ेगा। फिर मिनिस्टर्स रहेंगे ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहेगा ही नहीं। तो जब वो पास नहीं कर पाते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगला ये है, इस मनी बिल में भी सेम यही है कि यदि मनी बिल को गवर्नमेंट पास नहीं करवा पाती है, तो इसका यही माना जाएगा कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, और जिससे फिर गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि जो ऑर्डिनरी बिल है, इसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। बट मनी बिल के केस में है कि प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, बट रिटर्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आया है, जबकि ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं था। जबकि मनी बिल में ऐसा था कि वो जो लाया जाएगा वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही लाया जाएगा। ठीक है, जिस कारण से ऐसा है कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूव भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, बट उसको रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही उसको लाया गया था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात जो है एग्ज़ाम के लिए, वो ये है सबसे पहले कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहला तो ये ध्यान देना है। दूसरा ये ध्यान देना है कि ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ये लाया जाएगा, जबकि ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं है। अगला ये है कि इसमें ध्यान देना है कि जो स्पीकर है वो उसको सर्टिफाई करेगा कि ये मनी बिल है, जबकि ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं है। और एक लास्ट ये ध्यान देना है कि इसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, बट रिटर्न नहीं कर सकता। ये कुछ पॉइंट्स जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमने मनी बिल को समझने की कोशिश की। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।